Good morning, students, and you are welcomed on MDN Education Today online study platform. Today, in this video, we will discuss ninth class, second chapter, The Sound of Music, and its first part. Evelyn Glennie listens to music without hearing it. Before starting this topic, I have a motivational quote for you. The strongest factor for success is self-esteem. The strongest factor for success is self-esteem. Believing you can do it, believing you deserve it, believing you will get it. So today in this video we will discuss Evelyn Glennie listens to music without hearing its NCERT solution और textual question. इसकी जो डिटेल समरी है वो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को पहले देखें और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करें, क्योंकि एक बार चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है. और यदि आपको समरी क्लियर हो जाती है तो फिर कोई भी क्वेश्चन हो वो हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ ओल्ड वाज इवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक. रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक कहाँ थी? लंदन में. तो इवलिन जब रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में गई तो वो कितने साल की थी? इवलिन वाज 17 ईयर्स ओल्ड. तो वो कितने साल की थी? 17 ईयर्स ओल्ड थी अप्रोक्सीमेटली व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. क्लियर? उसकी उम्र कितनी थी? 17 ईयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस एंड व्हेन वाज इट कंफर्म्ड. आपको पता है कि वो इम्पेयर्ड चाइल्ड थी, डिसेबल थी, वो हैंडीकैप्ड थी, मतलब उसको सुनाई नहीं देता था. और वो बचपन से नहीं था, वो ग्रेजुअल प्रोसेस थी जो कि धीरे धीरे उसका नर्व जो सिस्टम था वो खराब हो गया और जिसका असर उसके कानों के ऊपर पड़ा, ईयर के ऊपर पड़ा, और उसकी हियरिंग जो कैपेसिटी थी वो कंप्लीटली लॉस हो गई. और वो जो फर्स्ट नोटिस, मतलब ये पहली बार कब पता चला था कि वो डीफ है, उसकी डीफनेस को पहली बार कब नोटिस किया गया था, पता कब चला था? हर डीफनेस वाज फर्स्ट नोटिस व्हेन शी वाज 8 ईयर्स ओल्ड. जब वो 8 साल की थी तब पता चला था. जब वो 8 साल की थी तब पता चला था कि वो क्या है, वो डीफ है. ऐसा हो सकता है, ये कंफर्म नहीं था, बट इट वॉज कन्फर्म्ड व्हेन शी वॉज 11. मतलब जब वो जाइलोफोन बजाने के लिए लाइन में खड़ी थी तो उसकी जब टर्न आई और जब उसको कॉल किया गया तो वो मूव नहीं हुई, और उसके द्वारा कोई मूवमेंट ना करने की वजह से उसके टीचर को थोड़ी उसके साथ भी कुछ रॉन्ग हो गया है, उसके साथ कुछ गलत हुआ. तो उनको इस बात का रियलाइजेशन हुआ और उसके बाद उन्होंने उसके पेरेंट्स को कहा. लेकिन जब वो 11 साल की हुई और उसके जो मार्क्स थे वो डिटेरियोरेट हो रहे थे तो तब ये कन्फर्म हो गया था कि वो कम्प्लीटली डीफ हो चुकी है, उसको सुनाई नहीं देता. तो इसलिए उसको किसी डीफ स्कूल में डाल दिया जाए और स्पेशल हियरिंग जो एड्स हैं उसको प्रोवाइड करवाई जाए. तो उसकी जो डिफनेस थी वो 8 साल की उम्र में पता चली थी और कन्फर्म हुई थी जब वो 11 साल की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक एंड व्हाट डिड ही डू एंड से. तो इवलिन, जब इवलिन ने जाइलोफोन बजाया, और ये वैसे मोस्टली टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया था कि ये क्या नहीं है, ये एक गुड आइडिया नहीं है. तो आ, तो सिर्फ एक टीचर थे उनके जो रॉन फोबस थे, उन्होंने उनको एनकरेज किया और म्यूज़िक में उनकी पोटेंशियल को रिकग्नाइज किया. और उसके बाद उन्होंने उसको क्या कहा कि आप म्यूज़िक सीखो, और उन्होंने फिर उनकी हेल्प की. तो किस प्रकार से हेल्प की? तो किन्होंने उनकी हेल्प की थी म्यूज़िक को कंटिन्यू, क्योंकि जब इवली ने जाइलोफोन बजाया था तो तभी इन्होंने डिसाइड कर लिया था, उन्होंने फर्म डिसीजन ले लिया था कि वो म्यूज़िक को अपनी लाइफ बनाएंगे. तो क्या हुआ? एंड व्हाट डिड ही डू एंड से. तो किसने म्यूज़िक को कंटिन्यू रखने में उनकी हेल्प की और उन्होंने क्या किया और क्या उनको कहा, इवलिन को क्या कहा भी आप ऐसे करें? तो परक्यूशनिस्ट रॉन फोबस. तो परक्यूशनिस्ट क्या होता है? परक्यूशन क्या होता है? तबला, जो ढोल की ड्रम जो होते हैं उनको बोलते हैं परक्यूशन. और परक्यूशनिस्ट क्या हो गया? तबला वादक. जो तबला वादक थे रॉन फोबस हेल्प्ड इवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक.
तो म्यूजिक को कंटिन्यू करने में किसने हेल्प की थी इवलिन की? रॉन फोबस जो परक्यूशनिस्ट थे। एंड ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। और उन्होंने क्या किया? इवलिन को सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया? दो बड़े बड़े ड्रम्स लिए और उनको डिफरेंट नोट्स पर बजाना शुरू किया, अलग अलग धुन पर। ही आस्क्ड हर नॉट टू लिसन देम थ्रू हर ईयर्स। और ये सबसे बड़ी बात थी जो इवलिन के जीवन को बदल देती है। तो उन्होंने संकेत में, इंडिकेशन में उनको बताया कि आप नॉट टू लिसन थ्रू योर ईयर्स, नॉट टू लिसन द साउंड्स थ्रू योर ईयर्स, सेंस इट थ्रू सम अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। भी अपने अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी से इसको सेंस करो, इसको अपने कानों से सुनने की कोशिश ना करो। तो उन्होंने क्या कहा कि इसे अपने कानों से सुनने को ना कहा, उन्होंने कहा भी इसे अपने कानों से ना सुनो, बल्कि इसको क्या करो? टू ट्राई, कोशिश करो, एंड सेंस द साउंड इन सम अदर वे, कि इसको किसी दूसरे तरीके से आवाज को सेंस करने की कोशिश करो, इसको फील करने की कोशिश करो, इसको महसूस करो, आवाज को सुनो ना। तो मतलब जब इस तरह का एनकरेजमेंट मिल जाती है तो स्टूडेंट या चाइल्ड के अंदर ऑटोमेटिकली जो सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ मोटिवेटेड जो एक वर्च्यू होता है वो क्रिएट हो जाता है। तो रॉन फोबस के द्वारा इनकरेज किए जाने पर इवलिन का जो इंटरेस्ट ऑफ म्यूजिक था, जो इंटरेस्ट इन म्यूजिक था, वो क्या हो गया? वो बहुत ज़्यादा बढ़ता गया एंड वो वर्ल्ड की फेमस म्यूजिशियन बनी। तो वो वेरियस प्लेसेस पर जाती है, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कोजेस फॉर विच इवलिन परफॉर्म्स, मतलब वो वर्ल्ड की वन ऑफ द फेमस म्यूजिशियंस बनी। तो वो कौन कौन सी वेरियस प्लेसेस पर वो जाती, फंक्शन करती थी, शो करती थी, तो वो कौन कौन सी जगह पर जाती थी? तो इवलिन एक बार यूके भी गई थी, यूके ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वहाँ पर उन्होंने जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक था वहाँ पर क्या दिया था? ऑडिशन भी दिया था। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे और ये हम समरी में भी पढ़ चुके हैं, तो आप वहाँ से देख लेना। सो इवलिन विद बीजी इंटरनेशनल, जो हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल था, हैक्टिक मतलब बीजी, गिव सोलो परफॉर्मेंस एट रेगुलर कॉन्सर्ट। तो ऑर्केस्ट्रा से उन्होंने मूव कर लिया था, रिमूव कर लिया था अपने आप को, और वो सोलो परफॉर्मेंस करने लगी थी। और सोलो परफॉर्मेंस वो करती थी, रेगुलर कॉन्सर्ट्स करती थी। कॉन्सर्ट्स क्या होता है? जो संगीत संगोष्ठी होती हैं, मतलब जो म्यूजिक के बड़े बड़े शो होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्सर्ट्स। तो वो रेगुलर क्या करती थी? रेगुलर कॉन्सर्ट्स में सोलो परफॉर्मेंस देती थी। ये क्या था? बीजी इंटरनेशनल शेड्यूल था, मतलब वो इंटरनेशनली इतनी ज़्यादा बिजी थी, विदेशों से उसके पास कॉल आती थी कि हमारे पास शो करवा के, लेकिन इतनी ज़्यादा इंटरनेशनली बिजी शेड्यूल के अंदर फिर भी वो रेगुलर कॉन्सर्ट्स करती थी, सोलो परफॉर्मेंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज शी गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। ये प्रिजन्स है, PRISONS, प्रिजन, प्रिजन क्या था? जेल। तो वो हॉस्पिटल और प्रिजन्स में फ्री कॉन्सर्ट करती थी, मतलब इंटरनेशनली फेमस होने के बावजूद भी वो क्या करती थी? जो एक सोशल, जो सामाजिक, जो सोशल गुडनेस होती है, सामाजिकता उसके अंदर भरी हुई थी, तो अच्छी अच्छी वो सोशल पर्सन भी थी। तो इसलिए वो परिजन और हॉस्पिटल्स के लिए फ्री में कॉन्सर्ट्स करती थी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शी ऑल्सो अकॉर्ड्स हाई प्रियोरिटी टू द क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। और जो यंग म्यूजिशियन होते थे उनको वो, उनकी क्लास को वो प्रेफरेंस भी देती थी, प्रायोरिटी भी देती थी भी, ताकि वो सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये थे इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन। अब इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, जो लॉन्ग, ये टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, यही क्वेश्चन है जो ओवरऑल है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, हाउ डिड इवलिन हियर म्यूजिक? ये आप अपने टेक्स्ट बुक में देख लेना, ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है, एडिशनल नहीं है। हाउ डिड इवलिन हियर म्यूजिक? तो इवलिन म्यूजिक को किस प्रकार सुनती थी? इवलिन हियर, अभी तक आपने पढ़ा है किस तरह से सुनती थी वो सेंस करती थी, सुनती तो थी नहीं।
और उसको सेंस करने में किसने हेल्प की थी, किसने एनकरेज किया था? रॉन फॉबस, जो कि फेमस परक्यूशनिस्ट थे। तो देखो, इवलिन हियर्ड म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। भी इवलिन अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के थ्रू नोट्स को सेंस करके ही म्यूजिक को सुनती थी, लिसन करती थी। मतलब वो सेंस करती थी, लिसन नहीं करती थी। When Ron Forbes tuned two drums to different notes and asked her to sense the sense the sound without using her ears। और जब रॉन फोबस ने दो ड्रम्स को डिफरेंट नोट्स पर बजाया और उसको कहा कि साउंड को अपने कानों से सुने बिना इसको सेंस करो, एंड सी रियलाइज, उसको ऐसा लगा, इसको महसूस हुआ दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। भी इवलिन को ऐसा लगा कि उसने अपनी कमर से ऊपर जो हायर ड्रम था उसकी रेजोनेंस को, उसकी इको को, उसकी वाइब्रेशन को, उसकी साउंड को महसूस किया। और जो लोअर ड्रम्स था, जो अपनी वेस्ट डाउन जो पार्ट था, मतलब जो अपनी लेग्स थी उनके थ्रू जो लोअर ड्रम था उसकी वाइब्रेशन, उसकी साउंड को फील किया, सेंस किया। मतलब उसने अपनी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द वेस्ट, उसने लार्ज ड्रम की रेजोनेंस को फील किया, और जो छोटा ड्रम था, जो स्मॉलर या लोअर जो ड्रम था, उसको लेग्स के थ्रू उसकी रेजोनेंस को, उसकी इको या फिर उसके साउंड को महसूस किया। शी लर्न हाउ टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। और उसने अपने दिमाग और अपनी बॉडी को साउंड्स और वाइब्रेशंस को सीखने के लिए खोल दिया था। मतलब वो सुन तो नहीं सकती थी, वो उसके अंदर हीयरिंग डिसेबिलिटी थी, तो उसने अपनी बॉडी पार्ट्स को ओपन कर दिया था ताकि वो जो वाइब्रेशंस और जो साउंड्स हैं उनको अपनी बॉडी के अंदर एंटर करने दे और जिससे वो उनको सेंस कर सके। इट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और ये सिर्फ किसकी वजह से थी? ये सेल्फ एस्टीम, जो मैंने आपको मोटिवेशनल कोट के अंदर बताई थी, सेल्फ एस्टीम, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म, सेंसिबिलिटी। तो ये सभी सारी चीजें थी जिसने उनको क्या कर दिया, उसको उसको वन ऑफ द म्यूजिशियन, वन ऑफ द फेमस म्यूजिशियन बनाया। When she played the xylophone, she could sense the sound passing up the stick into her fingertips। और जब भी वो xylophone बजाती थी, xylophone जैसे कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उसके नाम के साथ क्या था, हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो शी क्या कर सकती थी, जब भी xylophone बजाती थी तो वो xylophone जब बजाती थी तो उसकी स्टिक के थ्रू जो वाइब्रेशन होती थी उनको अपनी फिंगर में फ्लो करते हुए महसूस करती थी। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और जब वो ड्रम्स को बजाने के लिए झुकती थी, शी कुड फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। तो रेजोनेंस को अपनी बॉडी में फ्लो करते हुए महसूस करती थी। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, और वुडन प्लेटफॉर्म पर शी रिमूव्ड हर शूज सो दैट। तो जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पर जाती थी, मंच पर जाती थी, तो वो क्या कर देती थी, अपने शूज को रिमूव कर देती थी, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशंस कुड पास थ्रू हर बियर फीट, ताकि जो वाइब्रेशंस हैं वो उसके बियर फीट में से क्या कर सके, पास कर सके, एंड अप हर लेग्स, और उसकी टांगों में से ऊपर आ सके। शी हरसेल्फ सेड द म्यूजिक पोर्ड इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी। और उसने अपने आप कहा था कि म्यूजिक को उसने अपने हर बॉडी पार्ट के अंदर पोर कर लिया है, भर लिया है। एंड इट टिंगल्ड इन द स्किन, और ये उसकी स्किन में, हर चिक बोन्स, उसकी चिक बोन्स के अंदर, एंड इवन इन हर हेयर में क्या करता है, टिंगल करता है, गुदगुदी करता है, मतलब उसको वाइब्रेशन महसूस होती है। तो ये दो क्वेश्चन थे द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर के। इवलिन वाला जो पार्ट है इसके अंदर वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम द सेनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां की समरी और उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो till then, see you soon in the next video. Have a good day.